हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी तक के 3 पार्ट में आरसीसी के 3 पार्ट जो हमने अपलोड किए हैं वहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। आज हम कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एसएससी जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेट जेई और एई के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आरसीसी वाज डेवलप्ड एंड फर्स्ट यूज्ड बाय। ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, जोसेफ मॉयलर, जोसेफ स्मेटन, फ्रैंकोइस कोइग्नेट एंड जोसेफ एस्फेडिन। जो हमने आरसीसी डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट सीरीज में, तो हमने पहले यहीं से स्टार्ट की थी। इसका सही ऑप्शन होगा फ्रैंकोइस कोइग्नेट। ये फ्रांस के एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे या वहाँ के इंजीनियर कह सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले रेनफोर्समेंट यूज किया था आरसीसी में, मतलब प्लेन कंक्रीट में रेनफोर्समेंट यूज किया, तो वो हो गया आपका रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। जोसेफ मॉयलर क्या है, ये फेरो सीमेंट के फाउंडर हैं। जोसेफ एस्फेडिन ये आपके पोर्टलैंड सीमेंट के फाउंडर हैं। ठीक है, अगर कभी पोर्टलैंड सीमेंट का फाउंडर पूछे तो आप जोसेफ एस्फेडिन वहां पे टिक करिएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फ्रैंकोइस कोइग्नेट, ये नाम आप याद रखिएगा, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मेनी टाइप्स कैन आरसीसी बी क्लासिफाइड इनटू। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जैसे इसमें पूछ क्या रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स कैन आरसीसी बी क्लासिफाइड, कितने टाइप में आरसीसी क्लासिफाइड हो सकता है, हम यही पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे आरसीसी क्या है, एक तो आपका प्री कास्टेड होता है और एक आपका क्या होता है, साइड पे कॉस्ट होता है। ठीक है, एक आपका क्या हो गया, प्री कॉस्ट हो गया, जो हम पहले से कॉस्ट करते हैं, फिर जब वो हार्ड हो जाता है कंक्रीट, स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, तब हम उसको यूज करते हैं, दैट इज प्री कॉस्ट कंक्रीट, और होता है रेनफोर्समेंट कंक्रीट के अंदर में ये। सेकंड आपका क्या है, कास्ट ऑन साइट। जैसे बेसिकली हम जो भी ग्रेड AM20 AM30 जो भी बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज बनाने में यूज करते हैं ऑन साइट कॉस्टिंग करने के बाद। ठीक है, अगर ऑन साइट कॉस्ट कर रहे हैं, ऑन साइट कैटेगरी में है। प्री कॉस्ट अगर मेंबर यूज कर रहे हैं, जैसे गर्डर हो गया आपका, ठीक है, और बहुत सारे मेंबर हैं प्री कास्ट मेंबर जो यूज होते हैं नाउडेज, तो ये 2 टाइप में क्लासिफाइड होता है, प्री कास्ट और कास्ट ऑन साइट। ये आपको याद रखना है, जिसका सही आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 व्हाट शुड बी द यूनिट वेट ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट। यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहा है, तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट का यूनिट वेट कितना होता है, 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। और अगर हम आरसीसी की बात करें, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की बात करें तो उसका यूनिट वेट कितना होता है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। जब हम आगे डिजाइन करते हैं तो वहां पे इसका रिक्वायरमेंट होता है सेल्फ वेट निकालने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डेड लोड कंप्राइजेस ऑफ। डेड लोड हम किसे कहते हैं, परमानेंटली अटैच्ड लोड, टेम्पोररी अटैच्ड लोड, बोथ A एंड B, और यहाँ पे एक ऑप्शन डी ऑप्शन एक कर लेते हैं, नन ऑफ द अबव करके, नन ऑफ द अबव। मान लो अगर ये 4 ऑप्शन है, डेड लोड हम जानते हैं कि परमानेंट लोड होता है, ठीक है, जैसे कि सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेड लोड कंप्राइजेस ऑफ परमानेंटली अटैच्ड लोड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। टेम्पोररी नहीं होता, टेम्पोररी अटैच्ड लोड होता है आपका लाइव लोड। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, द नंबर ऑफ कंक्रीट क्यूब सैंपल्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन फॉर 35 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीटिंग वर्क एज पर IS 456/2000। ये हम क्वेश्चन डिस्कस किए थे कहाँ पे, जब पार्ट सेकंड में हम ये बता रहे थे कि हमें जितना क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट होता है उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ सैंपल डिसाइड करते हैं कि कितने हमें नंबर ऑफ सैंपल्स कास्ट करना है। यहाँ पे देखो लिखा भी है क्यूब सैंपल। अगर ये बात करता नंबर ऑफ क्यूब की, तब उसका आंसर डिफरेंट होता। अब जैसे इसके लिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे जैसे वहां पे हमने क्या बोला था कि अगर 1 से 5 मीटर क्यूब के बीच में होगा तो हमारा नंबर ऑफ सैंपल 1 होगा, नंबर ऑफ सैंपल
ठीक है, ये नहीं दिख रहा होगा, ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ सैंपल। ठीक है, 1 हो गया। अगर ये 6 to 15 मीटर क्यूब के बीच में होगा देन नंबर ऑफ सैंपल इज 2। इफ 16 to 45 मीटर क्यूब देन नंबर ऑफ 3। 46 to 50 मीटर क्यूब देन 4 एंड एबव 50 मीटर क्यूब 4 + 1 एडिशनल ऑफ ईच 50 मीटर क्यूब। ये हमने वहां पे डिस्कस किया था। अब हमारा पूछ कितने के लिए रहा है? 35 के लिए। तो 35 कहां पे लाइज कर रहा है आपका? 16 to 45 के बीच में। तो यहाँ पे हम कितने नंबर ऑफ सैंपल कास्ट करेंगे? दैट इज 3। तो हमारा 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछता कितने नंबर ऑफ क्यूब्स या कितने नंबर ऑफ स्पेसिमेन हमें कास्ट करने हैं, तो वो आपका क्या हो जाता? एक सैंपल में कितने क्यूब होते हैं? 3 क्यूब्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता? 9 क्यूब्स। अगर उस टाइप का होता, जैसे सपोज यहाँ पे 3 भी मेंशन रहता, 3, 4, 5, 9 ऐसे करके होता, तो वहां पे सही आंसर क्या होता? 9 होता। तो आपको ये वर्ड याद रखना है कि हमें सैंपल पूछ रहा है, नंबर ऑफ क्यूब्स पूछ रहा है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट कैन बी यूज्ड इन स्ट्रक्चर एज पर IS 456/2000 इज। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एज पर IS 456/2000। तो IS 456/2000 के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा M20। बट अगर हम बात करें IS 456 1978 के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर क्या होगा? M15। ठीक है, बट यहाँ पे मेंशन किया है 2000, तो आपको M20 पे क्लिक करना है। कभी कभी अगर 1978 का क्वेश्चन जेईई एग्जाम में आता है, स्टेट जेईई में चांसेस होते हैं, तो वहां पे आपको M15 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एज पर IS 456/2000 नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्सेस आर। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे अगर हम अमेंडमेंट के पहले देखें, उस समय जो हमारा स्टैंडर्ड ग्रेड कंक्रीट था वो M55 तक था। आफ्टर अमेंडमेंट 4 जो कि 2013 में हुआ, उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड कंक्रीट M60 तक हो गया। अगर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में है, तो हम क्या करेंगे? उसके ऑप्शन से देखेंगे कि एग्जामिनर क्या ऑप्शन दे रखा है। जैसे ऑप्शन हमारे क्या है? 3, 5, 7, 8। ठीक है, हम काउंट कर देंगे कि इतने स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट हैं। M25, M30, M35, M40, 45, M50, M55, M60। हम इसको काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो हमारे कितने हो गए टोटल? 8 नंबर्स। अगर अमेंडमेंट के पहले देखें तो हमारे 7 नंबर्स थे। और यहाँ पे हमारे मेंशन क्या है? 7 भी मेंशन है, 8 भी मेंशन है। इसका मतलब एग्जामिनर अमेंडमेंट 4 के बाद का ऑप्शंस मेंशन किया है, तो हमें ऑप्शन 8 पे टिक करना है। यही आपका सही आंसर होगा। सपोज अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑप्शंस आपका सपोज चेंज होता, जैसे कि यहाँ पे C 7 दे देता और D आपका 9 दे देता। अब आप क्या करोगे? अब यहाँ पे वो अमेंडमेंट कंसीडर नहीं किया है, तो आपको 7 टिक करना है। ठीक है, समझ में आ गया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई आर स्टील रेनफोर्समेंट रॉड यूज्ड इन कंक्रीट बीम। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा स्टील हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो कंक्रीट होता है वो टेंशन में वीक होता है। उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कैसे करते हैं? स्टील के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? टू मेक इट कैरी कंप्रेशन। ये नहीं होगा, क्योंकि कंक्रीट तो खुद ही कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है। टू मेक इट कैरी टेंशन, ये आपका सही ऑप्शन होगा। बाकी के ऑप्शन क्या है? टू मेक इट कैरी कंप्रेशन एंड टेंशन, ये नहीं होगा, ये तो गलत ही है। नन ऑफ दिस, ये भी गलत। ठीक है, तो हम स्टील क्यों देते हैं? टू मेक इट कैरी टेंशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इन आरसीसी स्ट्रक्चर टेंशन जोन लाइज इन द। आरसीसी स्ट्रक्चर में टेंशन जोन, जैसे यहाँ पे मेंशन किया आरसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टेंशन जोन कहाँ पे होता है? टेंशन जोन जनरली आपका कहाँ पे होता है? यहाँ पे लिखा है ऑप्शन टॉप, मिडिल, बॉटम, साइड।
तो अगर जनरली हम बात करें तो हमारा जो टेंशन जोन होता है बॉटम में। अगर इस क्वेश्चन में आपसे मेंशन कर दे, जैसे ये जनरली बीम की बात है, जो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है या फिक्स्ड बीम है, उसकी बात है कि हमारा बॉटम पे लाई करेगा। कैसे लाई करेगा वो हम देख लेते हैं। सपोज आपका ये बीम है, ठीक है। जब हम लोड अप्लाई करते हैं, जैसे कि अगर अभी यहाँ पे स्केल नहीं है, जैसे अगर कोई स्केल हो और आप उसको यहाँ पे लोड दोगे, क्या होगा, स्केल हमारी बेंड होगी। कैसे बेंड होगी, ऐसे बेंड होगी, ठीक है। जो स्केल होता है अगर उसको हम एज ए बीम ऐसे एज्यूम करके समझने के लिए करते हैं तो ऐसे कुछ बेंड हो जाएगा। अब आपका जो ये नीचे वाला पार्ट है ये क्या कर रहा है, खींच रहा है ऐसे, ठीक है। मतलब यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रहा है, टेंसाइल फोर्सेस लग रहा है। कहां पे, यहाँ पे। और ये क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है इसको। आप अगर स्केल लेके ट्राई करेंगे तो आपको खुद फील आएगा। इसको स्केल को जब आप ऐसे ऊपर से लोड लगाओगे तो नीचे वाले पार्ट में क्या आएगा, टेंशन आएगा, खींचेगा वो, और ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो यहाँ पे बॉटम में क्या हो गया, टेंशन, और टॉप पे क्या हो गया, कंप्रेशन। बट अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 इसी का है, बस वहां पे क्या है, इन आरसीसी स्ट्रक्चर पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन पूछ ले इन आरसीसी कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम में जो हमारा टेंशन जोन है वो कहां पे लाई करेगा। अब कैंटिलीवर बीम के लिए हम देखते हैं, ये आपका कैंटिलीवर बीम है, यहां पे टेंशन जोन कहां पे होगा। अब सपोज क्या है, ये हमने क्या किया, इसको एज अ कैंटिलीवर बीम रखा। अब यहाँ पे जब हम लोड लगाएंगे तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, जो हमारी बेंडिंग टेंडेंसी है ऐसे होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बॉटम पार्ट है, बॉटम पार्ट ये आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, मतलब ऐसे कुछ हो रहा है। यहाँ पे टेंशन हो रहा है, ये पार्ट क्या हो रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, वहां पे खींच रहा है, और ये क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। ये आपको क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि कैंटिलीवर बीम में हमारा टेंशन जोन कहां पे होगा, टॉप पे होगा कि बॉटम पे होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि फॉर कैंटिलीवर बीम इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर टॉप। आप एनालाइज कर सकते हो, यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो ये टॉप पे टेंशन आएगा और बॉटम में कंप्रेशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 11, कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन, गुड इन टेंशन, गुड इन कंप्रेशन, वीक इन टेंशन, वीक इन कंप्रेशन, गुड इन टेंशन, वीक इन कंप्रेशन एंड वीक इन टेंशन। अब जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छा होता है, बट उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो वीक होती है। अप्रोक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि 10% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है दैट इज 10% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो बहुत कम हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कंक्रीट है वो टेंशन में वीक होता है और कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है। इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, गुड इन कंप्रेशन वीक इन टेंशन, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर आरसीसी मेंबर टोटली इमर्ज्ड इन सी वाटर द एडिशनल कवर थिकनेस रिकमेंडेड बाय द आईएस कोड। आपका जो नॉमिनल कवर है उसका कितना एडिशनल कवर हमें प्रोवाइड करना होगा इन केस ऑफ टोटली इमर्ज्ड इन सी वाटर। हमारा जो एक्सपोजर कंडीशन है वो क्या दिया हुआ है, टोटली इमर्ज्ड इन सी वाटर। हमारा ये जो वीडियो होगा इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखेंगे तो वहां पे हम आपको जो एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग मिनिमम ग्रेड हो गया, मिनिमम सीमेंट कंटेंट हो गया, मिनिमम नॉमिनल कवर हो गया, इसका एक टेबल हम वहां पे अपलोड करेंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसे कि एक्सपोजर कंडीशन सी वाटर, टोटली इमर्ज्ड इन सी वाटर, ये कौन सा एक्सपोजर कंडीशन होता है, ये आपका होता है सीवियर। जो सीवियर एक्सपोजर कंडीशन होता है उसके अंडर में आता है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा कवर होता है, जैसे कि हमारा हो गया माइल्ड, एक हो गया आपका मॉडरेट, एक होता है आपका सीवियर, एक होता है आपका वेरी सीवियर, और एक होता है आपका एक्सट्रीम, ठीक है। माइल्ड में हम जो कवर प्रोवाइड करते हैं वो हम कितना देते हैं, 20 mm मिनिमम कवर, मॉडरेट में 30 mm, सीवियर में 45 mm, वेरी सीवियर में 50 mm और एक्सट्रीम में 75 mm। ये आपका हो गया नॉमिनल कवर। मिनिमम नॉमिनल कवर, ठीक है। अगर यहीं पे हम ग्रेड की बात करें, मिनिमम ग्रेड की, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट,
माइल्ड के लिए आपका M20, जैसे कि इसके पहले बोले थे ना कि IS 4562,000 में मिनिमम हमारा M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट हुआ, पहले M15 होता था 1978 के अकॉर्डिंग की। मॉडरेट में हमारा क्या हो जाएगा, M25, M30, M35, M40। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, बस M20 से स्टार्ट करो, ये आपके 5 टाइप्स के एक्सपोजर कंडीशन है, प्लस 5 ऐड करते जाओ, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, यहाँ पे क्या है 20, 30, 45, 50। इस पे क्वेश्चन क्यों आता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, स्टूडेंट को लगता है कि यहाँ पे 20 mm होगा, यहाँ पे 25 mm होगा, या फिर यहाँ पे 30 mm होगा, तो इस वजह से नॉमिनल कवर पे ज्यादा क्वेश्चन बनाता है। ग्रेड तो आसान है, आपको 20 से लेके 5 ऐड करते चले जाना है, बट ये जो चार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं बिफोर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। जैसे कि डायरेक्टली आपसे जेईई या ए के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होगा। ये सारे क्वेश्चंस आए हैं जो हम आपको बता रहे हैं। M25 पे आपको टिक कर देना है। अगर सीमेंट कंटेंट पूछ रहा है 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब पे टिक करना है, जैसे कि सीमेंट कंटेंट मिनिमम हमारा 300 हो गया, और अगर हम वेरी सीवियर की बात करें 340 होता है, फिर 360 होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें डायरेक्टली वैल्यूज याद रखना है और एग्जाम में करना है। ये कोड का रिकमेंडेशन है, हमें याद करना ही होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, एडिशनल कवर पूछ रहा है, ये सबसे ट्रिकी है। यहाँ पे 45 mm दिया है, अगर आप जल्दबाजी में टिक करोगे, क्वेश्चन पढ़े आपको आता भी है, बट आप क्या करोगे, जल्दी में आप 45 पे टिक करके चले जाओगे, आपका मार्क्स गया और प्लस नेगेटिव मार्किंग भी आ जाएगा। एडिशनल कवर इसलिए पूछ रहा है कि नॉर्मली हम क्या कवर देंगे, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल में हम 20 mm देंगे। ठीक है, अब अगर हम इमर्ज्ड इन सी वाटर वाला कंडीशन देखें, दैट इज सीवियर केस में, हमें एडिशनल कितना देना होगा। टोटल तो हमें 45 देना है, टोटल हमें कितना देना है 45 mm। नॉर्मली हम 20 mm दे रहे हैं, एडिशनल कितना हो जाएगा 45 - 20, दैट इज 25 mm। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25 mm। ठीक है, समझ में आ गया एडिशनल कवर का मतलब। सेकेंड है स्टैटिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड एट, तो इट इज मेजर्ड एट 28 डेज, 28 डेज फ्रॉम डे ऑफ कॉस्टिंग। अगर आज हमने कंक्रीट कॉस्ट किया है तो आज से लेकर 28 डेज के बाद हम मेजर करते हैं, तो 28 डेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट। ये क्रीप हम बहुत अच्छे से डिस्कस किए, बट यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होगा। वो पढ़ने वाला भी स्टूडेंट है, पढ़ने में अच्छा, तब भी कंफ्यूज हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो। इंक्रीजेस विथ एज ऑफ लोडिंग, डिक्रीजेस विथ एज ऑफ लोडिंग, रिमेन कांस्टेंट इज टेकन है 0.003। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब ये आपका जो पहली बात तो ये वैल्यू है, इस टेकन है 0.003, ये क्या है, ये श्रिंकेज की वैल्यू है। ठीक है, ये तो होगा नहीं, एलिमिनेट कर दो। रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट तो नहीं रहता है, आपको पता है कि डिफरेंट एज ऑफ लोडिंग पे हमारा जो क्रीप कोफिशिएंट होता है डिफरेंट होता है, तो ये भी एलिमिनेट कर दो, ये भी नहीं होगा। अब इस दोनों में कंफ्यूजन है कि इंक्रीज करेगा एज ऑफ लोडिंग से डिक्रीज करेगा, और पूछ क्या रहा है अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमारा जो थीटा का वैल्यू होता है 7 डेज पे 2.2 होता है, यहाँ पे प्रॉपर लिख देते हैं 7 डेज एज ऑफ लोडिंग। अगर हम 28 डेज की बात करें 1.6, 1 ईयर इज 1.1, तो हमारा अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट क्या हो रहा है, डिक्रीज विथ एज ऑफ लोडिंग। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्रिकी कर दे कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पे तो चलो ठीक है फिर भी स्टूडेंट कर लेगा। अगर यहाँ पे अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट की जगह अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन लिख दिया जाए, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, अब इस क्वेश्चन में मजा आएगा। द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन फॉर कंक्रीट इंक्रीजेस विथ एज ऑफ लोडिंग, डिक्रीजेस विथ एज ऑफ लोडिंग। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रीप कोफिशिएंट किसका रेशियो होता है। क्रीप कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन एट एज ऑफ लोडिंग।
तो आपका जो थीटा होता है, क्रीप कोफिशिएंट होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या ऐसे कह सकते हैं थीटा इज रेशियो ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाई इलास्टिक स्ट्रेन। ये पहले वीडियो हमने कवर किया है, थोड़ा सा जल्दी बताना चाह रहे हैं। जब आपका अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन इंक्रीज करेगा तो थीटा भी इंक्रीज करेगा, मतलब एट अर्ली एज ऑफ लोडिंग आपका जो क्रीप कोफिशिएंट है वो बढ़ रहा है। इसका रीजन क्या है कि अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन आपका ज्यादा है एट अर्ली स्टेज ऑफ लोडिंग। तो द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन फॉर कंक्रीट, ये भी आपका क्या होगा, डिक्रीजेस विथ एज ऑफ लोडिंग। इसका भी करेक्ट आंसर आपका बी होगा, और अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट का भी करेक्ट आंसर आपका बी होगा। बट यहां पे अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए 3 टाइप के क्वेश्चंस बना सकता है। जैसे ये तो हो गया आपका अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन फॉर कंक्रीट पूछ लिया, अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट पूछ लिया। अगर यहाँ पे अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डायरेक्टली पूछ लिया, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन इंक्रीजेस, और ऑप्शन में दे दे कि क्रीप कोफिशिएंट डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन कांस्टेंट, नन ऑफ द अबव, ऐसा करके ऑप्शन दे रहा है, तो हमें याद रखना है कि अगर हमारा अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन इंक्रीज करेगा तो हमारा क्रीप कोफिशिएंट भी इंक्रीज करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द क्रीप कोफिशिएंट। वही क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। इसका सही रेशियो हमें पता होना चाहिए, इट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन एंड इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। बट अगर कंफ्यूज है किसी का, थोड़ा सा भी 50-50 लेके चला, जैसे ऑप्शन ए है और ऑप्शन सी देखिए, इलास्टिक स्ट्रेन एट एज ऑफ लोडिंग डिवाइडेड बाय अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, दोनों का अपोजिट। अगर ऐसा ऑप्शन मिलता है तो जो हमारा स्टूडेंट होता है ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ए होगा या सी होगा। तो आपको यहाँ पे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन एट द एज ऑफ लोडिंग। जो हम कर्व डिस्कस किए थे, वो कर्व अगर आपके दिमाग में बैठ गया, फीड कर लिए, तो आप कभी नहीं भूलोगे, गारंटी है। तो आप क्रीप हमारे लेक्चर वीडियो से अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्रेस्टेटिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज हायर देन द एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ, लोअर देन द एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ, सेम एज द एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ, हायर देन 90% ऑफ एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ। कट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजन भी होगा यहाँ पे। क्रेस्टेटिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, अब यहाँ पे इसको आंसर करने से पहले अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सिंपल सा आपका ग्राफ बना लेना है, जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, एवरेज स्ट्रेंथ होता है, जिसको हम FM से डिनोट करते थे, मेन टारगेट स्ट्रेंथ। ठीक है, और सपोज दिस एरिया इज 5% ऑफ द टोटल एरिया। ठीक है, ये आपका क्या होता था, FCK होता था, ये आपका 5% एरिया होता था। ये हो गया आपका एवरेज स्ट्रेंथ, और ये आपका क्या हो गया, क्रेस्टेटिक स्ट्रेंथ FCK। तो क्रेस्टेटिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज, अब ये बताइए, एवरेज स्ट्रेंथ ये है, ये हुआ आपका क्रेस्टेटिक स्ट्रेंथ। हायर देन एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ, ये हो गया एलिमिनेट, हायर तो नहीं होगा। लोअर देन द एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ, तो ये एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ से क्या है, लोअर है, कम है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा, सेम एज एवरेज, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हायर देन 90% ऑफ एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ, तो हायर देन 90% ऑफ एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ कहां पे है, ये तो 5% पे ही है, ये भी नहीं होगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। जैसे कि हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर वीडियो में कि हर हमारा कंक्रीट क्या होता है, नॉन होमोजेनियस होता है, डिफरेंट रिजल्ट देता है डिफरेंट टेस्टिंग पे। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका एवरेज जो लेते हैं, हमारा जो एवरेज रिजल्ट है और पर्टिकुलर एक एक क्यूब का जो रिजल्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करते हैं और इसको देखते हैं कि कितना डेविएट करता है हमारा जो रिजल्ट है। ठीक है, ये 5% जो हमारा कोड बोलता है, नॉट मोर देन 5% ऑफ कंक्रीट फॉलिंग द रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारा FCK हो गया, ये एवरेज स्ट्रेंथ हो गया। एवरेज स्ट्रेंथ से हमारा बिलो होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वहां पे लेक्चर वीडियो में जाके देखेंगे तो कंप्लीट आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इस पे एक क्वेश्चन और आता है क्रेस्टेटिक स्ट्रेंथ पे, 5% करके डायरेक्टली दे देगा, नॉट मोर देन 5%, नॉट मोर देन 90% या 95% ऐसे करके। वो क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, हर जगह आपको मिल जाएगा और डायरेक्टली आप डिफिनेशन के अकॉर्डिंग वहां पे टिक कर सकते हैं। तो सेकंड क्या क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, क्रेस्टेटिक स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट इज
20 megapascal. What is the number of cubes having 20 days compressive strength greater than 20 megapascal out of 100 cube made with the concrete? इसका ऑप्शन हम नोट कर लेते हैं। इसके ऑप्शन गलती से भूल गए लिखना, मैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग 20 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 20 मेगापास्कल आउट ऑफ 100 क्यूब मेड विद द अदर। मतलब 100 क्यूब है, ठीक है, M20 की बात कर रहे हैं। हमारा डेफिनेशन क्या होता है? नॉट मोर देन 20, मतलब कि जो हमारा 5% से कम नहीं होना चाहिए, सॉरी नॉट लेस देन 5%, मतलब 5% से नीचे नहीं आना चाहिए। 95% क्यूब ऐसा होगा जिसकी स्ट्रेंथ M20 से ज्यादा होगी, और M20 से नीचे सपोज 20 मेगापास्कल से कितने क्यूब होंगे? सिर्फ 5 क्यूब होंगे ऐसे, जिसका रिजल्ट हमारा फॉल करेगा, ठीक है, 5% से। तो इसके ऑप्शन हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं 90 क्यूब, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 50 क्यूब, ऑप्शन सी 100 क्यूब पूरा लिख देते हैं, ऑप्शन डी 95 क्यूब। तो 20 मेगापास्कल से कितने क्यूब होंगे जो ज्यादा होंगे? 95 क्यूब। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल लेक्चर वीडियो में आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो 95 क्यूब इज द राइट आंसर, ठीक है। 5% से ज्यादा नहीं फॉल करना चाहिए, ठीक है, नॉट मोर देन 5%। 5% ज्यादा फॉल करता है तो हम उसको क्रेस्टेटिक स्ट्रेंथ नहीं कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड बी द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट इन एंड अराउंड सी कोस्ट कंस्ट्रक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आईएएस का क्वेश्चन है और एसएससी जेई में भी आया हुआ है, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सी कॉस्ट कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे मिनिमम ग्रेड आपका क्या हो जाएगा? M30। ये आपका कौन सा केस है? अभी इसके पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। ये आपका सीवियर केस है, यहाँ पे कौन सा ग्रेड होगा? M30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ M25 कंक्रीट। अब फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पूछ रहा है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला हमारा क्या होता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का? 0.7 अंडर रूट FCK। अब यहाँ पे FCK की वैल्यू कितनी है? 25। ये हो जाएगा 0.7 मल्टीप्लाई बाई 25, ये हो जाएगा 0.7 मल्टीप्लाई बाई 5। आंसर कितना हो जाएगा? 3.5 मेगा पास्कल। आपका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 3.5 मेगा पास्कल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा, एट व्हाट स्टेज डज द फर्स्ट फ्लेक्सुरल क्रैक अपीयर इन आरसीसी बीम मेड ऑफ M25 ग्रेड कंक्रीट। अब देखो यहाँ पे पूछ क्या रहा है आपसे, व्हाट स्ट्रेस फर्स्ट फ्लेक्सुरल क्रैक। तो ये आपका जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है वही पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस का क्वेश्चन है, एसएससी जेई में आ सकता है। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ही पूछ रहा है। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन जब हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पढ़ा रहे थे, वहां पे हमने बेंडिंग इक्वेशन लिखा था, वहां पे हमने बताया था क्रैकिंग मोमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो FCR की वैल्यू लेके, ठीक है, वो आप देखिए वहां समझ में आएगा। बट यहाँ पे एट व्हाट स्ट्रेस, ये आपसे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की ही वैल्यू पूछ रहा है। सेम M25 कंक्रीट है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3.5 मेगा पास्कल, ठीक है। बट ये क्या है कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं, सेम ही टॉपिक पे कितने क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, वो हम इसी वजह से यहाँ पे मेंशन कर दिए। और भी जैसे कि जेई के एग्जाम में हो सकता है कि आपसे ये कैलकुलेशन ना पूछे, डायरेक्टली आपसे ये फॉर्मूला पूछ ले, या इस पे क्वेश्चन और हो सकता है कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू क्रेस्टेटिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्क्वायर रूट ऑफ क्रेस्टेटिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, 1 बाई क्रेस्टेटिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ऐसे करके आपसे 4 ऑप्शन दे सकता है। हमारा जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है ये कैसे प्रोपोर्शनल है FCK के? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ FCK। एक क्वेश्चन ये फॉर्म हो सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज टेंजेंट मॉडुलस, सेकेंड मॉडुलस प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट FCK, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट FCK। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे हमें कोई 2 स्टेटमेंट देखना है, क्योंकि ऑप्शन में 2 स्टेटमेंट सही है, ठीक है, 2 गलत है, तो वो 2 सही स्टेटमेंट हमको देखना है। टेंजेंट मॉडुलस तो ये नहीं होता है, सेकेंड मॉडुलस होता है,
हम लेक्चर में बता चुके हैं। प्रोपोर्शनल टू एफसी के, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है। अकॉर्डिंग टू 456 टू 2000 हमारा क्या होता है 5000 अंडर रूट एफ सी के, ये होता है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ई सी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एफ सी के, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये दो एलिमिनेट कर दो, 2 and 3 इज करेक्ट, 2 3 कहाँ पे है, सी पे है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, जो आपका स्टैटिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है इसकी वैल्यू दे देगा, सपोज दे दिया 20 मेगापास्कल, फिर आपसे पूछेगा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट आप कैलकुलेट करके बताओ। डायरेक्टली हमें क्या करना है, 5000 इंटू यहाँ पे अगर M25 है तो 5 रखना है, मल्टीप्लाई कर देना, आपका जो भी आंसर होगा आ जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की। अगर ये स्टेटमेंट ना देके डायरेक्टली पूछ ले, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज टेंजेंट मॉडुलस, सेकंड मॉडुलस, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस या नन ऑफ द अबव, ऐसा करके ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो यहां से हमारे 3-4 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेडिक्ट द इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है, यहाँ पे क्रीप कंसीडर नहीं होता है, विदाउट कंसीडरिंग द क्रीप ये वैल्यू है। जब हम क्रीप कंसीडर करते हैं, हमारा जो इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, EC डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, अब यहाँ पे EC ये डिफरेंट ऑप्शन है जो कि सारे गलत है। तो जब हम क्रीप कंसीडर करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या होता है, EC डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा। ठीक है, तो वही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज इंक्रीज्ड विथ, आपका जो EC है ये कैसे इंक्रीज होगा, हाइयर वाटर सीमेंट रेशियो। हाइयर वाटर सीमेंट रेशियो तो आपका स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा, मतलब आपका FCK डिक्रीज कर जाएगा, तो आपका EC क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, शॉर्टर क्यूरिंग पीरियड, यहां से भी आपका स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। लेसर वाइब्रेशन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ठीक है, इंक्रीजिंग इन एज, जो आपका कंक्रीट है उसका एज जैसे जैसे इंक्रीज करता है वैसे वैसे हमारी जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो बढ़ती जाती है। तो हमारी स्ट्रेंथ कब बढ़ेगी, इंक्रीजिंग इन एज। ठीक है, तो फाइनली EC क्या है, FCK इंक्रीज करेगा तभी आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे वही देखना है कि हमारे FCK पे क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनके अकॉर्डिंग। इसका करने का सही एग्जाम में तरीका यही है कि आप इक्वेशन लिखो और देखो कि EC इज ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू FCK, और कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है, मतलब आपके क्रेस्टेटिक स्ट्रेंथ से रिलेट कर रहा है। तो आपके जो भी ऑप्शंस हैं आप वहां से ये देखो कि हमारा जो स्ट्रेंथ है उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है। अगर स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, ये होता है सही तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, इन डिजाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज। ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब जैसे कि हम बताएं कि RCC डिजाइन में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। यहाँ पे बस कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है 3.5, 5, 0.7। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है देन आंसर डी होगा हमारा, नन ऑफ दीज। मतलब हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को कंसीडर ही नहीं करते हैं, आपको ऑप्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, डायरेक्टली नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द टारगेट मीन स्ट्रेंथ, टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट मिक्स। टारगेट मीन स्ट्रेंथ का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू FCK प्लस K इंटू S, और जहां पे K की वैल्यू क्या होती है 1.65 फॉर द डेफिनेशन ऑफ 5%। तो यहाँ पे देखो सही इक्वेशन कहाँ पे लिखा हुआ है, ये है। हो सकता है कि यहाँ पे K की वैल्यू भी मेंशन किया हो, अगर थोड़ा सा अलग ऑप्शन फॉर्म करेगा तो, बट ये इक्वेशन आपको याद रखना है। जो क्रेस्टेटिक स्ट्रेंथ में हमने कर्व बनाया था वहां पे इक्वेशन डिस्कस किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और फॉर्म हुआ है इसी पे, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट इज
27 न्यूटन पर mm स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू पूछ रहा है। अब अगर हमें इक्वेशन पता है, सपोज ये इक्वेशन है हमारी, वहीं पे हम वैल्यू रख देते हैं। हमारा एफटी टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है? 27 इज इक्वल टू स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी M20 में? 20 प्लस के आपका क्या हो जाएगा? 1.65 एंड एस मीन्स क्या है? सिग्मा है। यहाँ पे एस है स्टैंडर्ड डेविएशन, एस फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। आप एस यूज कर सकते हैं, सिग्मा भी यूज कर सकते हैं, सिग्मा। अब यहां से जब हम सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 1.65 सिग्मा। फिर सिग्मा इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? 4.24। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू 4.24। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4.24। जैसे कि एक क्वेश्चन और फॉर्म होता है, यहाँ पे तो चलो ठीक है, हमें इक्वेशन के फॉर्म में कैलकुलेट करना पड़ा। कभी कभी पूछ लेता है जैसे कि M10 से लेके M15, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कितना होता है? 3.5। M20 और M25 का क्या होता है हमारा? 4। और M30 एंड एबव, M30 के एबव में क्या होता है हमारा? 5। ये IS 456 ने सजेस्ट किया है। 30 सैंपल का टेस्ट होता है, उसके बाद ये वैल्यूज निकल के आती है। बट यहाँ पे क्या है? आपको टारगेट मीन स्ट्रेंथ दे रखा है। ठीक है, आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग नहीं पूछ रहा है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। तो ये वैल्यूज भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, इस इक्वेशन से क्वेश्चन आ सकता है। ये दो चीजें आपको रिमेंबर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द शेप ऑफ आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट और एज प्रिस्क्राइब्ड बाय IS 456/2000 इज। जैसे कि हमें पता है कि कंक्रीट का जो बिहेवियर है वो क्या है? नॉन लीनियर होता है। बट हमारा जो आइडियलाइज शेप कर्व है, जब हम लिमिट स्टेट डिजाइन पढ़ेंगे वहां पे इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी हम इसको क्वेश्चन कर लेते हैं। रेक्टेंगल होगा, पैराबोलिक होगा, रेक्टेंगल, पैराबोलिक या नन ऑफ द अबव। मैक्सिमम स्टूडेंट पैराबोलिक लगाते हैं और वो गलत हो जाता है। IS 456 हमारा जो कर्व डिस्क्राइब किया है ये हम बना देते हैं। जब हम LSM डिजाइन पढ़ते हैं तो इसका यूज होता है, वहां पे हम डिटेल में बात करेंगे। ये आपका हो गया स्ट्रेस, ये आपका हो गया स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो हम ड्रॉ करते हैं ये आपका ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लो अप टू 0.002। जैसे मैंने बताया था कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस रीच्ड एट स्ट्रेन ऑफ 0.002, ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट हो गया। और ये जो कर्व है यहां तक, ये हमारा क्या होगा? पैराबोलिक होगा। और रिमेनिंग पोर्शन हमारा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब ये रेक्टेंगल। ठीक है, और इसका जो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेन की वैल्यू होती है फॉर डिजाइन पर्पज ऑफ कंक्रीट 0.0035। ठीक है, तो अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो LSM में हम बताएंगे। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक है, रेक्टेंगुलर पैराबोलिक, पैराबोलिक अप टू 0.002 स्ट्रेन एंड रिमेनिंग पोर्शन इज रेक्टेंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच IS कोड प्रोवाइड रेकमेंडेड गाइडलाइन फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन। कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए IS 10262 यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IS 456 हमारा जो RCC डिजाइन है अप टू M60 तक हम इसको एप्लीकेबल होता है, यूज करते हैं RCC डिजाइन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है। IS 1343 ये हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए यूज करते हैं। IS 3370 ये हमारा जो लिक्विड स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। और IS 875 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोड के करस्पॉन्डिंग यूज करते हैं। 5 पार्ट्स होते हैं उसके, पार्ट 1 डेड लोड, पार्ट 2 लाइव लोड, पार्ट 3 विंड लोड, पार्ट 4 स्नो लोड एंड पार्ट 5 इज स्पेशल लोड। 875 का यूज है। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा कोड कहाँ पे यूज होता है। आई थिंक ये जितने कोड है 456, 10262, 1343, IS 3370, IS 80 स्टील में यूज करते हैं। और हमने जो बताया
IS 875 लोड के करेस्पॉन्डिंग IS 1893 आपका अर्थक्वेक के लिए यूज होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस इन टर्म ऑफ क्रीप कोएफिशिएंट एंड 28 डेज का स्टैटिक स्ट्रेंथ इज गिवन बाय। जैसे कि एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस EC इक्वल टू 5000 अंडर रूट FC के होता है, बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस इन टर्म ऑफ क्रीप कोएफिशिएंट। ठीक है, इस वैल्यू को हम डिस्कस करते हैं। पहले हम ये इरेज कर देते हैं, इसका ऑप्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे स्पेस नहीं मिला तो हमने सोचा चलो इसको मेंशन कर देंगे। इसका ऑप्शन EC इक्वल टू अंडर रूट FC के डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा, ये आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 5000 अंडर रूट FC के डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा, सी 5000 अंडर रूट FC के डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस थीटा, एंड डी नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी। अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ क्रीप कंसीडर्ड है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा क्या होता है, EC डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस। ठीक है, और जो सिर्फ EC की वैल्यू होती है ये शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस होता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो जब शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस की बात करें, समझ लो वो EC की बात कर रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। लॉन्ग टर्म की बात करें मतलब वहां पे इफेक्ट ऑफ क्रीप कंसीडर्ड है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, अगर हम RCC का नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो वहां पे जो डिजाइन मेथड है, जैसे आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, ये तीनों मेथड हम कहाँ यूज करते हैं, अलग अलग मेथड का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और अभी तक हमने ये जो क्वेश्चंस कराए हैं इसके रिगार्डिंग हम एक चीज बता दें, आप कोई भी RCC का एग्जाम दें तो जो बेसिक क्वेश्चंस होता है, अभी हम डिजाइन की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिक जो क्वेश्चंस है, आई थिंक ये जो 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया इसी के आसपास क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है ऑप्शन चेंज हो या फॉर्मूला सेम हो, वैल्यूज अलग हो, लिटिल डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे बाकी के क्वेश्चन आपको आएंगे, तो ये आप पूरा वीडियो जरूर देखिए एंड तक। और जहां पे आपको कंफ्यूजन हो, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर वीडियो है वो 3 पार्ट में कवर किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। और आपको कोई अदर क्वेश्चंस पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में यहीं तक, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो आने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हमने बता दिया क्या डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।